बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर गैसियस एक्सचेंज से है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये दूसरा टॉपिक है। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वो मैं एक जनरल जो है वो आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज है, तो ये गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है। प्लांट्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज उसमें किस तरीके से होती है या क्यों होती है, तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में दो चीज़ें डिस्कस होगी। एक, वाई प्लांट नीड गैसियस एक्सचेंज, प्लांट को गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह है कि प्लांट जो है वो गैसेस का तबादला करता है एनवायरनमेंट के साथ। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, हाउ डज इट टेक प्लेस, प्लांट में गैसेस का तबादला किस तरीके से होता है। तो ये दो चीज़ें हम क्लियर करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी की पूरी बॉडी जो होती है, जो उनका जो सेल होता है वो उस एनवायरनमेंट के साथ एक्टिव होता है, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। लेकिन एक कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, तो अगर सरफेस के साथ गैसेस एक्सचेंज हो भी जाए तो अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचते पहुंचते या गैसेस पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो बाकी नहीं रहेगी, या जो जो मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर जो जितने भी प्रोसेस हो रहा है वो एफिशिएंटली नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हम जहन में रखेंगे याद कि ठीक है कि ये हमारे पास ये कंप्लीट बॉडी आप लोग देखें तो अंदर काफ़ी सारे सेल्स मौजूद है। अगर सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाए तो अंदर तक गैसेस आते आते काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी है, तो उनको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे प्लांट्स का, कि प्लांट्स में किस तरीके से जो है वो गैसेस का तबादला होता है, ठीक है। दो चीज़ें पढ़ेंगे, प्लांट्स को गैसेस का तबादले की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे हाउ डज इट टेक प्लेस, ये किस तरीके से होती है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा सवाल है, व्हाई प्लांट नीड गैसेस एक्सचेंज, प्लांट को गैसेस की तबादले की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हाउ डज इट टेक प्लेस। अब सबसे पहले वाले जो है वो इसको हम क्लियर करते हैं। तो प्लांट में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। क्या चीज़ है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस। और दूसरा हमारे पास क्या है? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये देखिए, ये लीफ का सरफेस है, तो इसके ऊपर जो है वो सनलाइट जो है वो पड़ती है। तो सूरज की मौजूदगी में लीफ जो है वो अपने लिए भी ग़िज़ा को जो है वो तैयार करता है और हमारे लिए भी ग़िज़ा तैयार करता है, ठीक है। चूँकि प्लांट को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो प्लांट चूँकि प्रोड्यूसर है वो ख़ुद अपनी ग़िज़ा अपने आप तैयार करता है। हम कंज्यूमर हैं, हम वही ग़िज़ा खाते हैं जो हमारे लिए प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो ग़िज़ा को तैयार करना है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मकदार में जो है मौजूद होता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल में C6H12O6 उसमें 6 कार्बन जो है वो चाहिए होते हैं। तो कार्बन जो है वो ज़्यादा मकदार में फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में क्या होगा, प्लांट के अंदर आ जाएगा। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट दो चीज़ें बनाएगा। एक तो बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है, और साथ साथ बनाएगा ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये रेस्पिरेशन में आ जाएगा। अब रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो प्लांट को एनर्जी भी चाहिए ग्रोथ के लिए, जो जो उसके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं या फोटोसिंथेसिस जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के बगैर पैदा नहीं हो सकती। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है तो कुछ ग्लूकोज ये अपने लिए यूज़ करेगा और कुछ स्टोर करके हमें दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा रेस्पिरेशन में। अब चूंकि ऑक्सीजन हमारे पास इतना ज़्यादा बना हुआ है कि ये सरप्लस है, तो जो सरप्लस ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में आ जाएगा, तो ये हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन, सरप्लस ऑक्सीजन। अब बाकी ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। रिस्पिरेशन के बाद क्या होगा, वेस्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ज़्यादा मकदार में।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चूंकि ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ कर लेगा, लेकिन इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और उसके थ्रू फिर फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन बनेगा। चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है, कुछ यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा, चूंकि ये प्रोसेस इसकी निस्बत कम होता है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा होता है, चूंकि सरप्लस होता है तो सरप्लस ऑक्सीजन हमारे पास बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से लेगा। अब अंदर जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में बन रहा है तो वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर प्रोवाइड करेगा। तो ये तो कहानी होगी डे टाइम की। दिन के वक्त तो जो है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नाइट की बात कर ले, अगर हम बात करते हैं कि नाइट टाइम में फिर क्या होगा, तो हम ये चीज़ें कट कर लेते हैं। अब नाइट टाइम में कुछ कहानी इस तरह होगी कि नाइट टाइम में रिस्पायरेशन होगी। रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से इसको नहीं मिल रहा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन इसको जो है वो यहाँ से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन फिर कहाँ से लेगा, ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो ये बाहर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि पैदा हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले जा रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अब तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये फिर कहाँ प्रोवाइड करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा रिस्पायरेशन के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा वो एनवायरनमेंट को देगा। तो ये नाइट टाइम में फिर ये कहानी होती है, ठीक है। अब ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन इधर मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को क्लियर करूं, आप लोगों को एक और मिसाल दे देता हूं कि जिस तरह बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दरख्त के नीचे नहीं सोया करते, उससे क्या होता है कि सांस बंद हो जाती है। तो ये बुजुर्ग जो हमारे कहते थे कि जो दरख्त के नीचे लोग सोते हैं उसकी सांस बंद हो जाती है, वो क्यों कहते थे, क्योंकि हमारे पास जो इस तरह ये प्लांट है, ठीक है, और प्लांट का ये जो सरफेस एरिया, ठीक है, ये जो लीफ है, तो इसके नीचे अगर कोई बंदा चारपाई लगा के सो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है सांस बंद होने का। वो किस वजह से, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट CO2 छोड़ रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी सांस जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो दरख्त मतलब जो है वो उनके पेड़ों पर चढ़ के वहाँ पर सोती है रात के टाइम। तो ये बात जहन में आ जाती है कि जो मुर्गियाँ होती हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने सिर्फ ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करती है, उनको जो है वो कोई तकलीफ नहीं होती जिस तरह के हमें होती है, हम इधर सोते हैं। तो आप लोगों ने, मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास जो क्या होता है, जो मुर्गियाँ होती है वो ज़्यादातर ऊपर की साइड पर जो है वो ऊपर वाली शाखों में जो है वो बैठती हैं, नाइट टाइम पे वो ऊपर वाली शाखों में बैठती है। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन की निस्बत हैवी है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की तरफ बैठता है। तो नीचे जो होता है हमारे पास CO2 होता है और ऊपर जो है हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जहन में लाजमी याद रखें कि जो परिंदे हैं जो या जो मुर्गियाँ हैं वो ऊपर सोती है तो उनको मतलब मसला नहीं होता, वो ऊपर की तरफ सोती है, उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। हाँ, हम नीचे सोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है, ये नीचे की तरफ बैठता है तो हमें मसला ज़रूर पेश आता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि प्लांट को ज़रूरत क्यों है, ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों ज़रूरत है। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम क्लियर करते हैं कि हाउ डज इट टेक प्लेस। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये किस तरह, ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये किस तरीके से होती है। अच्छा, अब आते हैं हाउ डज इट टेक प्लेस, ये किस तरीके से होती है, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट्स जो है वो देखने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो है ये इन्वॉल्व है गैसियस एक्सचेंज के लिए है और किस मैकेनिज्म से होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में याद रखनी है, इन चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। प्लांट्स की तरफ आते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है, यंग स्टेम के थ्रू होती है, वुडी स्टेम के थ्रू होती है, मैच्योर रूट्स के थ्रू, जनरल सरफेस जो होता है उसके थ्रू जो है ये क्या होता है गैसियस एक्सचेंज हो सकती है। तो ये उनके पार्ट्स हैं। हाँ, अब किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो स्टोमेटा के थ्रू हो सकती है, लेंटेसेल्स के थ्रू हो सकती है, क्यूटिकल्स के थ्रू हो सकती है, जनरल सरफेस एरिया के थ्रू हो सकती है, जो कि हमारे पास रूट्स में होती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास लीफ में।
लीफ को आप देखें तो लीफ का एक तो ये फ्रंट साइड होता है, लेकिन उसके डॉर्सल साइड पे देखा जाए तो उधर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब इस लीफ को इधर मैं कट लगा देता हूं, ठीक है, इस लीफ को मैं यहाँ कट कर देता हूं और इसका जो इसको मैं यूं देख मतलब फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, इसको मैंने इधर कट लगा दिया और इसको मैं इस तरह तरीके से ये वाले सरफेस को मैं जो है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू मैं इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है अपर एपिडर्मस, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, और एक नीचे वाला होता है, तो ये नीचे वाला हिस्सा है, तो ये लोअर एपिडर्मस है। एपिडर्मस जो होता है इसका आउटर लेयर होता है, ठीक है। तो एक अपर एपिडर्मस और एक लोअर एपिडर्मस, अब इनके दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है। अपर एपिडर्मस जो होता है उसके नीचे मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और ये मीजोफिल सेल हमारे पास कुछ इस तरह अरेंज फॉर्म में होते हैं और कुछ सेल हमारे पास ये मीजोफिल सेल जो है ये स्पॉन्जी मीजोफिल्स को कहते हैं, तो हमारे पास ये बीच में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास लोअर एपिडर्मस है और लोअर एपिडर्मस में पोर्स पाए जाते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा इस तरह गार्ड सेल से बने हुए होते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। इनमें वैक्यूल्स होते हैं, जब ये स्वेलअप हो जाते हैं, इनमें पानी आ जाता है, तो ये जो हमारे पास ये जो होल है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा बनाते हैं। तो ये मैंने 2 गार्ड सेल्स बनाए हुए हैं और इनके दरमियान ये जो गैप है इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, इस स्टोमेटा के थ्रू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर आ जाएगा और इसके अंदर ये देखिए एयर स्पेसेस हैं, ये देखिए एयर स्पेसेस, ठीक है। तो ये एयर स्पेसेस के थ्रू सारे के सारे जो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, हमारे पास जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं, वहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुँच जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो फर्दर कंप्लीट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, ये एनवायरनमेंट से आता है। एनवायरनमेंट से किसके थ्रू आता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो जितने भी हमारे पास, ये देखें इधर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास लीव्स होते हैं या यंग स्टेम्स होते हैं, इसमें स्टोमेटा के थ्रू होती है। किस चीज़ के, स्टोमेटा। लीव्स जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें जो क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। और जो हमारे पास यंग स्टेम्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें भी स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो उसमें स्टोमेटा के थ्रू ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, तो स्टोमेटा के थ्रू एयर स्पेसेस में एयर आ जाता है और ये एयर मीजोफिल सेल्स तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास लीव्स और यंग स्टेम में। वुडी स्टेम हमारे पास जो होते हैं उसमें भी गैसियस एक्सचेंज होती है। अगर वुडी स्टेम्स को देखा जाए तो वुडी स्टेम्स के ऊपर हमारे पास जो आप लोग स्किन टाइप देखते हो उसको हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बार्क कहते हैं। अब बार्क में आप लोगों ने देखा होगा कि जो वुडी स्टेम होता है उसमें ये आप लोग देखें इस तरह के नोकीले से, इस तरह के से छोटे छोटे स्पॉट्स से नजर आएंगे, ये होल्स होते हैं। इन होल्स को हम क्या कहते हैं, लेंटेसेल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, लेंटेसेल्स। ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, लेंटेसेल्स। स्टोमेटा क्लियर हो गया, ये हमारे पास लेंटेसेल्स। तो वुडी जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है, लेंटेसेल्स होते हैं और लेंटेसेल्स के थ्रू ये जो है क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। हालांकि 90% तक जो है वो गैसियस एक्सचेंज लीफ के थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेकिन कुछ जो गैसियस एक्सचेंज है वो लेंटेसेल्स के थ्रू भी होती है, ठीक है। हमारे पास फिर आता है मेचेवर रूट आते हैं और क्यूटिकल्स की मैं बात करता हूँ बाद में। तो हमारे पास जो मेचेवर रूट आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो मेचेवर रूट होते हैं, एक तो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट होते हैं जो कि जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये जो हमारे पास मेचेवर रूट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर भी जो है ये थिक सी लेयर होती है और इसका जो जनरल सरफेस एरिया है, ये देखें तो रूट का जो मेचेवर रूट होते हैं उसका जो जनरल सरफेस एरिया है ना, ये जो जनरल सरफेस एरिया है इसके थ्रू आप लोग देखें एयर में, ये देखें सॉरी ये सॉयल है तो सॉयल में स्पेसेस होते हैं, ठीक है, स्पेसेस। सॉइल में जो स्पेसेस होते हैं उसमें जो है वो एयर अंदर चला जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन है वहाँ से ऑक्सीजन उठा के ये अंदर ले जाता है अपने जनरल सरफेस के थ्रू, बहुत कम मिकदार में लेकिन फिर भी गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ये जनरल सरफेस हो गया।
अब हमारे पास जो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, मिचेवर रूट। अब हमारे पास आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल की बारी थी। मिचेवर रूट हो गया किस चीज़ के थ्रू, जनरल सरफेस एरिया के थ्रू। क्यूटिकल क्या चीज़ है, क्यूटिकल जो आपका अपर एपिडर्मस है और लोअर एपिडर्मस है, इसके ऊपर सरफेस पे सिंगल सेल की एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर ये जो एपिडर्मस के ऊपर एक बारीक सी जो लाइन आपको नजर आ रही है, तह नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो ये भी क्यूटिकल है और लोअर एपिडर्मस के ऊपर भी क्यूटिकल होते हैं और इस क्यूटिकल के थ्रू भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है, मतलब इसके थ्रू भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला हो सकता है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, क्यूटिकल के थ्रू। हमने पढ़ा लीव्स और यंग स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू होती है, वुडी स्टेम में जनरल सरफेस मैंने आप लोगों को बता दिया, जो वुडी स्टेम होता है उसमें लेंटिसेल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, मिचेवर रूट जो है उसका जनरल सरफेस हो गया, क्यूटिकल्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत कम मिकदार में लेकिन उसके थ्रू भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होते रहते। तो ये कुछ तरीके हैं और ये कुछ इसके पार्ट्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करता है फॉर द सेक ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर हमारा जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होगा। अगर इस लेक्चर में आपके कुछ सवालात हैं और आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।